व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमारे रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने जो है ये टॉपिक्स क्लियर किए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा हमने देखा क्या होता है, मेथड्स ऑफ प्राइमरी एंड डेटा सेकेंडरी कलेक्शन, फिर बिल्कुल हमने एग्जॉस्ट तरीके से इसमें हर एक चीज़ क्लियर की। इसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी भी बढ़ाया, जहाँ पे हमें प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनेयर में हमने सारे मेथड्स एक एक करके देखे किस तरह से हम एक अच्छा क्वेश्चनेयर तैयार कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक्स पढ़े हमने पहले लेक्चर में। पहला लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से हम अपना कोर्स आगे कंप्लीट करेंगे। क्रैश कोर्स जो हम करेंगे कुछ दिनों में कंप्लीट, 20 दिन का हमने टाइम लिया है आपसे, जिसमें हम MCQs भी कवर करेंगे। कुछ बच्चों को ये लग रहा था कि पहला लेक्चर जो 1.5 घंटे का था वो ज़्यादा लेंथी हो गया, लेकिन रिवीजन चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आप देखें कि पिछली बार हमने उसके लिए लेयर अबाउट 5 to 6 लेक्चर्स लिए थे, लेकिन इस बार मैंने 1.5 घंटे में ये सारे 3 के 3 टॉपिक्स आपको क्लियर किए हैं पहले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा का एक पार्ट, ठीक है। उससे पहले कि हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे आ जाए, पहले हम इसमें अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा क्या होता है। आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम, लेकिन कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ आज रिवाइज करें टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा के रिगार्डिंग। डेटा कलेक्शन के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप रहता है इन द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास डेटा अगर कितना भी हो, जब तक हम उसको क्लासिफाई ना करें, जब तक हम उसको ऑर्गेनाइज ना करें, तो हम उससे एक वैल्यूएबल रिजल्ट कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए मैंडेटरी ये होता है कि अगर हमारे पास डेटा है तो उसको क्लासिफाई करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, उससे डुप्लीकेसी रिमूव करें, ठीक है। तब जाके हम उससे कोई जो है मतलब वाली इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है। आपके पास जो भी डेटा हो उसको आप किस तरह से अरेंज करते हैं एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बिना पे, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आपके पास जो डेटा होता है उसको आप किसी खास कैरेक्टरिस्टिक के बिना पे जो है ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उससे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आप डेफिनेशन एक बार देखें, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या किसी कॉमन फीचर या किसी कॉमन एट्रीब्यूट के बिना पे अगर हम डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उससे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इट शुड बी अनएम्बिग्यूअस। जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए, यानी कि इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो डेटा है वो मल्टीपल ग्रुप्स में फॉल करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यह अनएम्बिग्यूटी खत्म होनी चाहिए। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एडजस्टमेंट्स। हमारे पास अगर कोई भी सिचुएशन आते हैं तो वो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो उसमें एडजस्टेबल होनी चाहिए, यानी कि अगर कल को हमारे पास नया डेटा आता है, वो नया डेटा भी हमारी इस क्लासिफिकेशन में ऐड होना चाहिए। इट शुड परफॉर्म होमोजेनियस ग्रुपिंग। तो होमोजेनिटी इसमें जरूर होनी चाहिए। होमोजेनिटी मतलब एक ग्रुप में हम एक तरह के ही डेटा को रख सकते हैं। इट्स बेसिस शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड एडहर्ड टू। हमारे पास इसमें जो बेसिस, हमने जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं इसको सॉर्ट करने के, इसको क्लासिफाई करने के, उनको हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और हमें थ्रू आउट उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में हम उन रूल्स को बदल देंगे तो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हमारा जो है खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला, टू सिंप्लीफाई द ह्यूज डेटा। अगर हमारे पास एक ह्यूज डेटा है, उसको जब तक हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हमारे पास उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता है। हम उसको उस डेटा को एनालाइज नहीं करते हैं। तो हमारे पास अगर ज़्यादा डेटा है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा, जब हम क्लासिफाई करते हैं तभी हम कंपैरिजन डेटा के दरमियान कर सकते हैं। हम इसको टेबुलेट भी तभी कर सकते हैं जब हम इसको पहले क्लासिफाई करें, यानी कि टेबल्स में तभी हम डेटा को रख सकते हैं जब हमारे पास क्लासिफाइड डेटा हो। अगर हम इसको अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हैं, जब आपके पास डेटा जो है क्लासिफाइड फॉर्म में आता है, ग्रुप्स में डिवाइड करके आता है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्लियरली स्पेसिफाई सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। जब आपके पास डेटा कंपेरिजन में आ जाता है, उसमें आप सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ अच्छी तरह से वाजे आपके पास आ जाती हैं। हम डेटा को रिप्रेजेंट 3 तरीकों से करते हैं, या तो हम इसको टेक्स्ट की सूरत में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर टेबल्स या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टेबुलर फॉर्म या टेक्स्ट फॉर्म में हम डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके उसूल क्या होते हैं। क्लासिफाई करते समय हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल, जो मैंने आपका ऊपर भी बताया। क्या होता है एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल, कि हमें हर एक आइटम को किसी न किसी ग्रुप में इंक्लूड करना ही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ आइटम्स हमारे किसी ग्रुप में ना फॉल करें तो फिर हम उसको हम उसके लिए एक मिसलिनियस क्लास बनाएं। नहीं, हर एक आइटम जो हमारे पास डेटा आइटम है
उसको किसी न किसी ग्रुप में फॉल होना चाहिए, यानी कि वो किसी न किसी ग्रुप में एडजस्ट होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल। दूसरा रहता है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है कि एक आइटम जो है वो एट अ टाइम एक ही क्लास में फॉल होना चाहिए, मल्टीपल क्लासेस में फॉल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेमेस्टर, तो सेमेस्टर 1 में जो स्टूडेंट होता है वो सेमेस्टर 2 में फॉल नहीं करना चाहता चाहिए। इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास जो एक डेटा आइटम है वो एट अ टाइम एक ही ग्रुप में फॉल करना चाहिए, साइमल्टेनियसली वो मल्टीपल ग्रुप्स में फॉल ना करें। उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। स्टेबिलिटी प्रिंसिपल थर्ड हमारे पास है। स्टेबिलिटी प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने सेट किए हैं डेटा को क्लासिफाई करने के लिए, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होनी चाहिए थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन। मान लीजिए हमने डेटा को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो मेल्स एंड फीमेल्स में हमने डेटा को जो है क्लासिफाई किया। ऐसा ना हो कि बीच में हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइट जो है इस डेटा को क्लासिफाई करें, तो यहाँ पे हमारे पास पूरी क्लासिफिकेशन गलत हो सकती है। इसलिए ज़रूरी हमारे पास है जो हम प्रिंसिपल जिस बेस पे हम क्लासिफिकेशन करने हैं वो प्रिंसिपल हमारे पास स्टेबल रहना चाहिए, उसी को हम कहते हैं स्टेबिलिटी प्रिंसिपल। थ्रू आउट हमारे पास क्लासिफिकेशन के दौरान एक ही प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए जो हमारे पास प्रिंसिपल हमने पहले सेट किया है। सूटेबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? सूटेबिलिटी प्रिंसिपल होता है कि अगर हमने कोई रिसर्च करना है उसके लिए हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, ज़रूरी ये चीज़ हम ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास जो डेटा है, हमारे डेटा के क्लासिफिकेशन के बिना पे हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। मान लीजिए हमारा जो है हमारे रिसर्च का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम देखते हैं कि एवरेज हाइट क्या है इस एरिया में लोगों की, ठीक है, लेकिन हमें पहले इसी का ख्याल रखना होगा कि जब हम क्लासिफाई करते हैं डेटा तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल होना ज़रूरी मांगता है, उसको हम कहते हैं सूटेबिलिटी प्रिंसिपल। इसके बाद आता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमारे पास होता है कि हमारे पास अगर नया डेटा आता है या नई सिचुएशन आता है उसमें आपकी जो एक क्लासिफिकेशन है उसको एडजस्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा अगर आपके पास नया डेटा आता है उस नए डेटा को भी इस क्लासिफिकेशन के लिए सूटेबल होना चाहिए, यानी कि वो नया डेटा भी इसी क्लासिफिकेशन में एडजस्ट होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जो मैंने आपको पहले बताया। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हमारे पास एक ग्रुप में या एक टाइप जो हमारे पास एक किस्म का डेटा रहता है वो उसमें एक ही तरह का डेटा, एक ही कैरेक्टर्स के बिना पे डेटा रहना चाहिए। यानी कि अगर हमने जेंडर के बिना पे डेटा को क्लासिफाई किया, हमारे पास एक ग्रुप में आता है मेल्स, दूसरे में आता है फीमेल्स, तो इसमें खाली मेल्स का ही डेटा आना चाहिए, उसमें खाली फीमेल्स के रिलेटेड डेटा मिलना चाहिए। इसको हम कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये हैं कुछ प्रिंसिपल्स जिसमें से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, पीए में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इनको आपने याद रखना है। बिल्कुल सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं और मैंने आपको बिल्कुल सिंपली इनको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हमारे पास रहता है क्लासिफिकेशन, किस बिना पे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज या स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन बनाते हैं वो हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम डेटा को हमेशा कोशिश करते हैं हम उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में जो है रिप्रेजेंट करें, इसको लॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज किया जाए, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन या स्टैटिस्टिकल सीरीज। हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है वो ऑन ब्रॉडली अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक है टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, दूसरा है स्पाशियल सीरीज क्लासिफिकेशन, तीसरा हमारे पास है कंडीशन सीरीज क्लासिफिकेशन और चौथा हमारे पास है मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। और हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हमारे पास सिंपल और मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन है। सिंपल जिसमें हम एक ही एट्रीब्यूट के बिना पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं, मैनिफोल्ड जिसमें हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के बिना पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे इन क्लासिफिकेशंस को एक एक करके देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने देखा टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। सबसे पहले टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन को कभी कभी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल वर्ड कुछ सालों से बहुत इस्तेमाल होता आ रहा है, तो क्रोनोलॉजी या टाइम सीरीज या फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होता है जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस। कब ऑकर हुआ ये डेटा, कब हमारे पास ये किस टाइम का ये डेटा है, जब आपके पास टाइम स्टैम्प मिलती है तो आप उस डेटा को कहते हैं टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, या उस क्लासिफिकेशन को आप कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। मान लीजिए हम देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2010 टू 2015, ये हमारे पास हो गई टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। 2010 में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 2011 में कितनी थी, 2012 में कितनी थी, इसी तरह आगे जाके 2015 में हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन थी, क्या पॉपुलेशन थी। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड जो है हम
डेटा को क्लासिफाई करते हैं, इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम कभी कभी स्पाशियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं तो आप जो है अपनी यूट्यूब पे स्पीड को कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम रिवीजन वीडियो में देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मुझे स्पीड रखनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो हम रिविजन में इसको थोड़ा सा तेजी बढ़ाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एरिया, रीजन और लोकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पेशल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, रीजन या लोकेशन जो है क्लासिफाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेल्स रिपोर्ट आती है एक कंपनी की, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हर जियोग्राफिकल लोकेशन की क्या क्या सेल्स हुई है। दिल्ली में 30 लाख की सेल्स हुई है, जेएंडके में 20 लैक्स की जो है सेल्स हुई है, पंजाब में 40 लाख की, और कोलकाता में 15 और हैदराबाद में 30 लैक्स की जो हमारे पास सेल्स हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन हमारे पास डेटा जो है क्लासिफाई हुआ है। इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या फिर इसको हम कहते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी। देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे 5.10 जिनकी हाइट है वो हमारे पास 25% हैं, 5.11 जिनकी हाइट है वो है हमारे पास 15%, 6 जिनकी हाइट है वो हमारे पास 10% है, 6.1 जो हमारे पास है वो है 5%। ठीक है, ये देख लीजिए ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हुई है ये ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी हुई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल या फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी अजान हो रही है, 1 मिनट दीजिए मुझे। इसके बाद आता है हमारे पास कंडीशनल या फिर सीजनल क्लासिफिकेशन। आपको बाय नेम ही पता चलेगा, कंडीशन या सीजन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होती है उसको हम कहते हैं कंडीशनल या फिर सीजनल क्लासिफिकेशन। देख लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे सेल्स ऑफ आइसक्रीम, तो ये आपके पास समर्स में ज़्यादा होती है और विंटर्स में कम होती है। तो ये आपके पास जो डेटा आ जाएगा इस बेस पे अगर आप क्लासिफाई करते हैं डेटा, तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल या फिर सीजनल क्लासिफिकेशन। या फिर सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन समर्स एंड विंटर्स, या फिर अगर आप देखेंगे सेल्स, अगर फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल क्लाइमिटी आती है उसमें जो सेल्स रहती है और नॉर्मल टाइम में जो सेल्स रहती है उसमें फ़र्क रहता है, वो डेटा अगर हम उस बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल या फिर सीजनल क्लासिफिकेशन। व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेस ऑफ सीजनल वेरिएशंस और सिचुएशंस। ठीक है, ये हमारे पास है कंडीशनल या फिर सीजनल क्लासिफिकेशन। और एक हमारे पास क्लासिफिकेशन है जिसमें हमारे पास है सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब आप किसी एक एट्रीब्यूट, खालिस एक एट्रीब्यूट के बिना पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं। मान लीजिए हमने एक एट्रीब्यूट ले लिया जेंडर के बेस पे, हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट है, तो हमारे पास 2 क्लासेस आ जाएंगे, एक आएगा मेल क्लास, एक आ जाएगा फीमेल क्लास। तो इससे हम कहेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन व्हेन वी क्लासिफाई डेटा ऑन द बेस ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है फिर, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है जब आप मोर देन वन एट्रीब्यूट्स के बिना पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हमने ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन क्लासिफाई किया तो हमारे पास लिटरेट आया। फिर हमने ऑन द बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है क्लासिफाई किया, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हमारे पास लोग आ गए। इसके बाद इलिटरेट में भी हमारे पास एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड आ गए। फिर हमने ऑन द बेस ऑफ मैरिटल स्टेटस देखा, मैरिड एंड अनमैरिड। तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आई ऑन द बेस ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, दिस इज कॉल्ड एज मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ डेटा किस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है या हमारे पास जो टेक्स्ट डेटा है उसको हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। या तो हम उसको सीरियल या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको हम अरेंज कर सकते हैं, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास डेटा आ गया, ये डेटा जो है हमारे पास अनग्रुप डेटा है और रॉ डेटा है। क्यों, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है। सबसे पहले पी आता है, उसके बाद एस आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद क्यू आता है। तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है। हम इसको अगर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले हमारे पास डी आ जाएगा, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू एंड उसके बाद एस। अब हमारे पास आ गए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसको हम कहते हैं सीरियल ऑल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दूसरा रहता है हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो अपने जाहिर सी बात है 3rd 4th क्लास में हम पढ़ते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है।
देख लीजिए हमारे पास ये डेटा है, ये हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है, 13 आता है, उसके बाद 12 आता है, उसके बाद 10 आता है, तो इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। अगर हम इसको अरेंज करेंगे, सबसे छोटा पहले लेंगे और सबसे लास्ट में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। सबसे पहले 10, उसके बाद 12, 13, 14, 15, ऐसे बढ़ती हुई तरतीब में लेंगे। इसको हम कहते हैं बढ़ती हुई तरतीब और असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जो है अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में हमारे पास सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से भी हम डेटा को जो है अरेंज कर सकते हैं। ये जो आपके पास डेटा आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम कहते हैं अरेड डेटा। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, अरेड डेटा क्या होता है, याद रखें। अरेड डेटा वो एक डेटा होता है दैट इज बीइंग अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम कहते हैं अरेड डेटा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसमें 3 सीरीज आते हैं, 3 क्लासिफिकेशंस आती है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, याद रखें, ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से समझनी है। आगे जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको पढ़ाएंगे, वहां पे आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, जब हम डेटा को जो है क्लासिफाई करते हैं, हर एक जो है हमारे पास डेटा होता है, उसका अपना अपना वैल्यू होता है, सेपरेट वैल्यूज होते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। हमारे पास एक्स स्टूडेंट का वेट है 55, वाई स्टूडेंट का वेट है 70, जेड स्टूडेंट का वेट है 60, के स्टूडेंट का वेट है 55, मान लीजिए एल स्टूडेंट हमारे पास है, इसका भी वेट है 55। यहाँ पे हर एक डेटा आइटम जो होता है उसका वैल्यू जो है, हर एक अपना अपना वैल्यू होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये के और एल का वैल्यू सेम है, लेकिन फिर भी हमें डुप्लीकेसी में यहाँ लिखना पड़ता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है, हर एक आइटम का सेपरेट वैल्यू होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास x 55 है, तो हमारे पास a अगर 55 है वो भी हमने 55 है वो भी हमने लिखना है, अगर b 55 है वो भी हमने लिखना है। जितनी बार हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे, डेटा आ जाएगा, उनका हमारे पास वैल्यू अगर सेम भी होगा तब भी हमने लिखना है। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही होती है इंडिविजुअल सीरीज में, यहाँ रिडंडेंसी होती है, यहाँ डुप्लीकेट डेटा होता है। तो याद रखें, इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जहां पे हर एक डेटा आइटम का अपना सेपरेट वैल्यू होता है। देख लीजिए हम इसको किस तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ई इंडिविजुअल वैल्यू जो होता है उसको एक फ्रीक्वेंसी के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 20,000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, एम्प्लॉय ए बी सी डी ई एफ की सैलरी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 20,000। अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती तो हम ए की सैलरी लिखते हैं आगे 20,000, बी की सैलरी 20,000, सी की सैलरी 20,000, इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में लिखते हैं। लेकिन यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 20,000 सैलरी कितने लोगों की है, 5 एम्प्लॉयज़ की, 40,000 7 एम्प्लॉयज़ की, 50,000 4 एम्प्लॉयज़ की, 70,000 2 एम्प्लॉयज़ की। यहाँ पे इसको, ये जो हमारे पास रिपीटिशन जितनी बार होती हैं उनका वैल्यू हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 बार रिपीट हो रहा है 20,000, तो हमने 5 लिखा। इसका मतलब यहाँ पे हम जो लिखते हैं फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ना कि इंडिविजुअल वैल्यूज। तो ये होती है खुसूसियत डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है उसको हम लिखते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हम बार डायग्राम या फिर टैली से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के हैं वो है हमारे पास 3 स्टूडेंट, तो आप इसको इस तरह से 3 बार से लिख सकते हैं। 4 होंगे तो 4 इस तरह से लिख सकते हैं। 5 होंगे तो फिर 5 बार जो है आपने इसको क्रॉस बार लगाना है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको 6 लिखना होगा तो 5 ऑलरेडी आ गए ये, और एक बार यहाँ पे खड़ा करना है। 7 लिखने हैं तो और एक बार खड़ा करना है। 10 लिखने हैं तो 4 इस तरह से लिखना है, और ये 5 हो गया, तो ये 5 और 5 आपके पास 10 हो गए। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो हमने 4 बार जो है वर्टिकल लिखे और एक हॉरिजॉन्टल बार लिख लिया, तो इससे हमारे पास 5 बन गया। इसी तरह हमारे पास 9 है, तो ये हमारे पास 5 आ गए और ये हमारे पास 4 आ गए। 10 लिखना है तो ये 5 और ये 5 हो गए। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टैली मार्क्स में। हो सकता है आपको पूछा जाए, तो ये याद रखें, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने की चीज़ है ही नहीं। इसके बाद आता है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के बाद कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज या फिर हम इसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक एडवांस्ड वर्जन है डिस्क्रीट सीरीज का भी। यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेंज शो करते हैं। ठीक है, रेंज शो करते हैं, मतलब अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 5 हैं, वो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, और हमने छोटा कर दिया। जो डेटा हमारे पास है आप देख लीजिए, हमने उसको और छोटा कर दिया और क्लासिफाई कर दिया। 5 से 10 जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हमारे पास 10 है।
एक रेंज में हम रिप्रेजेंट करते हैं। 10 से 15 जिनके हैं वो हमारे पास 12 है, 15 से 20 जिनके हैं वो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स है। देख लीजिए यहाँ पे हर एक जो रेंज आता है इसको हम क्लास कहते हैं। ये दूसरा क्लास हुआ, ये तीसरा क्लास हुआ, ये चौथा क्लास हुआ। इस इसको हम रेंज कहते हैं। 0 to 5 या 10 to 15 इसको क्लास भी कह सकते हैं, इसको आप जो है रेंज भी कह सकते हैं। ये जो हमारे पास क्लास है इसका इंटरवल कैसे हम देखते हैं, ये हमारे पास हायर लिमिट रहता है, ये लोअर लिमिट रहता है, ये हायर ये लोअर। तो हायर माइनस लोअर जब हम करते हैं तो हमारे पास क्लास इंटरवल आता है। हमारे पास हायर वैल्यू क्या है 0 to 5 रेंज में, 5 हमारे पास हायर है, 0 हमारे पास लोअर है, ये आपके पास बना 5 आपके पास क्लास इंटरवल है। अब यहाँ पे देख लीजिए 20 हमारे पास हायर लिमिट है, माइनस कर लीजिए लोअर लिमिट 15, ये आपके पास 5 आता है, तो 5 आपके पास बना क्लास इंटरवल। इस तरह से आप क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिया है, ये एक हमारे पास आ गया है एक क्लास 0 to 5। इसमें हमारे पास हायर रेंज जो हायर लिमिट अपर लिमिट जो है वो 5 है, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है। तो जब भी हमने क्लास इंटरवल निकालना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। इसके बाद आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है मिड वैल्यू। कैसे मिड वैल्यू कैलकुलेट करें, एक रेंज का एक क्लास का, आपके पास 0 to 5 जो है एक रेंज है, इसका अगर आपने क्लास मार्क या मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपने 0 + 5 करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, ये आपके पास 2.5 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक और क्लास है 15 to 20, ये हमारे पास एक और क्लास है। कैसे क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो है 15 + 20 विच इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड बाई 2 करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 17.5। ठीक है, तो ये आपके पास बना क्लास मार्क, कौन सी क्लास का, इस क्लास का। इस तरह से आप क्लास मार्क कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास टेबुलेशन ऑफ डेटा। देखिए अभी तक हमने क्लासिफिकेशंस देखी, हमने 4 क्लासिफिकेशंस देखी ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने स्पाशियल या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद हमने कंडीशनल क्लासिफिकेशन देखा, और एक क्लासिफिकेशन जिसमें हमने सिंपल और मैनिफोल्ड ऑर्डर पढ़ा। उसके बाद हमने ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फिर कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम इस डेटा को टेबुलेशन में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कहा जब भी हमने डेटा को टेबुलेट करना है सबसे पहले उसको क्लासिफाई करना है, तभी हम उसको टेबुलेट या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है टेबुलेशन या टेबुलर फॉर्म, ये होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। ये जो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है इसको रोज एंड कॉलम्स में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा या टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, गोल्स क्या है, क्यों करते हैं हम टेबुलेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। अगर आपके पास डेटा कॉम्प्लेक्स हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसको टेबुलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लीजिए। ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स। जो ही आप डेटा को जो है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आपके पास इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं, यानी कि आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, वहां से आप जो है अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। फैसिलिटेट कंपैरिजन, आपके लिए कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी जो एनालिसिस कर रहे हैं इस डेटा पे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके लिए वो आसानी हो जाएगी। तो सेव स्पेस एंड टाइम, तो यहाँ पे आपके पास टाइम भी बचता है कंपैरिजन वगैरह या एनालिसिस में, और आपके पास स्पेस भी बचता है। इसके लिमिटेशंस भी होते हैं, मैंने आपसे कहा कि हर एक चीज़ के साथ लिमिटेशंस भी होती है। लैक ऑफ डिस्क्रिप्शन, हमारे पास जो डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स में वो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास यानी कि हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, बल्कि हमारे पास खाली वैल्यूज होते हैं, स्टैट्स होते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोई नहीं होती है कि इनकैपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल आइटम्स, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल आइटम्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। नीड्स एम्पल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और टेबुलर फॉर्म में जब हमारे पास डेटा है इसको हमारे पास समझने के लिए हमें काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बड़े टेबल्स होते हैं वहाँ से डेटा को जो है एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अच्छा, हमारे पास जो टेबल होता है, एक जनरल टेबल का क्या फॉर्मेट होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। ये हमारे पास एक जनरल टेबल है। सबसे टॉप पे हमारे पास रहता है टेबल नंबर, उसके बगल में रहता है राइट साइड में टाइटल। ठीक है, क्या है इस टेबल का टाइटल, किस नाम से हम टेबल को पुकारते हैं। इसके नीचे रहता है हमारे पास हेड नोट, और फिर हमारे पास यहाँ पे रहता है रो हेडिंग, जिसको हम स्टब भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रो हेडिंग रहता है इस तरह से, और यहाँ पे हम रो हेडिंग लिखते हैं हर एक रो का। ये हमारे पास है कॉलम हेडिंग या फिर कैप्शन इसको कहते हैं, ये हमारे पास कॉलम हेडिंग है हर एक कॉलम की। ठीक है, ये हमारे पास इसके नीचे टेबल के नीचे, ये इसको हम बॉडी कहते हैं जिसमें हम डेटा भर देते हैं। ये हमारे पास नीचे रहता है सोर्स नोट, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है फुट नोट। ठीक है, ये हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ टेबल एक एक करके। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया टेबल नंबर, ये टॉप पे आता है, तो लेफ्ट साइड में टेबल नंबर आता है। टेबल नंबर क्या क्या मेंशन करता है, फर्स्ट आइटम मेंशन्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, इट्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस। ठीक है, मान लीजिए आप कोई थीसिस बना रहे हैं, आप कोई पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर, तो उसमें आप बहुत सारे टेबल्स बनाते हैं। जब तक आप टेबल में नंबर ना देंगे, जब तक आप टेबल को अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन ना देंगे, तो जो आपकी थीसिस या आपके पेपर को पढ़ रहा है उसको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से टेबल का कहाँ पे डेटा इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है हम उस डेटा को आइडेंटिफाई करें, उसके रेफरेंसेस फिर हम दे सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में। दूसरा रहता है टाइटल ऑफ टेबल, और टाइटल टेबल के जो हमारे पास टेबल नंबर रहता है उसके साथ टाइटल होना, एक बेहतरीन टाइटल होना ज़रूरी मांगता है। यानी कि सेकंड आइटम हमारे पास रहता है टेबल का टाइटल। टेबल नंबर हमने दे दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल नंबर 2.1 या टेबल नंबर 2 है, साथ में हमने टाइटल लिख लिया, ठीक है, स्टूडेंट्स डेटा, ये हमारे पास टाइटल हो गया। तो इस तरह से आप जो है टेबल नंबर दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास राइट साइड में होता है टेबल नंबर के। इसके बाद आता है हेड नोट, जिसको हम कभी कभी प्रेफरेटरी भी कहते हैं। जो मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो है टेबल के ऊपर रहता है, यहाँ पे हमारे पास टेबल नंबर रहता है, टेबल नंबर के साथ ही टाइटल रहता है, और फिर हमारे पास हेड नोट रहता है, जिसको हम प्रेफरेटरी भी कहते हैं। टेबल नंबर प्रेफरेटरी हमारे पास क्या होता है, ये थर्ड आइटम होता है अबो द टेबल। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेबल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप राइस का प्रोडक्शन देख रहे हैं या फिर वीट का प्रोडक्शन देख रहे हैं, क्या आप उनको क्विंटल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस क्विंटल्स में यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर टन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर करेंसी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अगर आपने मेंशन करना है वो आप हेड नोट या प्रेफरेटरी में जो है मेंशन करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कैप्शन या फिर कॉलम हेडिंग्स। हर एक कॉलम का अपना हेडिंग रहता है, जिसको हम कॉलम हेडिंग भी कहते हैं, कैप्शन भी कहते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, या फिर एट्रीब्यूट भी कहते हैं कभी कभी। तो ये हर एक कॉलम के ऊपर रहता है, ये हमें बताता है इस कॉलम में किस तरह का डेटा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास स्टब या फिर रो हेडिंग। हर एक रो का अपना हेडिंग रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक रो में जो डेटा है उसका यहाँ पे हेडिंग रहता है, क्या है उसका रो नेम, ठीक है, किस बेस पे ये रो है जो रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं स्टब या फिर रो हेडिंग, ठीक है। तो ये आपको टाइटल ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज रहता है। इसके बाद है हमारे पास बॉडी, जो मैंने आपको बताया, जो हमारे पास रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग के नीचे डेटा, जो हमारे पास रोज एंड कॉलम्स आते हैं, जो सेल्स आते हैं, उसमें हम डेटा भरते हैं, उसको हम कहते हैं बॉडी। इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा भर सकते हैं, तो यहाँ डेटा रोज एंड कॉलम्स में रहता है। इसके बाद आता है हमारे पास फुट नोट। फुट नोट क्या करता है, एक्सप्लेन नॉन एक्सप्लेनेटरी थिंग्स। जो चीज़ें आप ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं टेबल में, क्योंकि उसमें आप जो है खाली स्टैट्स देते हैं, तो वो आप जो है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं नीचे। अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको भी आप फुटनोट में डाल सकते हैं, या अगर कोई सर्कमस्टेंसेस है जिसमें आपका ये डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो डेटा डाल दिया है, तो आपने नीचे एक जो है फुटनोट डाल दिया, दिस डेटा इज़ नॉट वैलिड फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये डेटा वैलिड नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं फुटनोट में। इसके बाद है सोर्स नोट। सोर्स नोट क्या करता है, अगर आप इंडिकेट करते हैं स्टेटमेंट इंडिकेटिंग सोर्स ऑफ डेटा, कि ये डेटा कहाँ से आता है, किस जगह से ये डेटा हमने हासिल किया है। फॉर एग्जांपल ये किसी स्कूल का डेटा है, तो नीचे आप रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्कूल से हमने ये डेटा लिया हुआ है। देख लीजिए, ये आप एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने टेबल नंबर दे दिया, टेबल नंबर 2.1। उसके बाद रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स फैकल्टी वाइज, ये मेरे पास टेबल टाइटल आया। इसके बाद मैंने यहाँ पे हेड नोट लिखा, इंक्लूड्स ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, इसमें सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है। फिर मैंने यहाँ पे जो है, ये मेरे पास कॉलम हेडिंग्स है, ये मेरे पास कॉलम हेडिंग्स है, ये मेरे पास रो हेडिंग्स है, ठीक है, जिनको हम स्टब भी कहते हैं। ये मेरे पास सोर्स नोट आया। सोर्स नोट में मैंने क्या लिखा है, एडमिशन डिपार्टमेंट एबीसी कॉलेज, तो किसी एबीसी कॉलेज के एडमिशन डिपार्टमेंट से मैंने ये डेटा लिया हुआ है। फुट नोट में हम हमने क्या मेंशन किया है, एक्सेप्शंस, क्या, लेट रजिस्ट्रेशंस आर नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे इस टेबल में लेट रजिस्ट्रेशन इंक्लूड नहीं है। ये एक बेहतरीन टेबल, जहाँ पे हर एक टेबल का पार्ट मैंने अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपके पास फिर बारी आ जाती है, इसमें आप जो है डेटा डाल सकते हैं। बेहतरीन टेबल का ये भी एक हिस्सा है कि यहाँ पे आप टोटल भी करते हैं। यहाँ पे आपके पास कॉलम टोटल आया, यहाँ पे आपके पास जो है रो टोटल भी आया, फिर ओवरऑल टोटल भी आप रो प्लस कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पार्ट्स ऑफ टेबल, जहां से आप ये सारी चीज़ें वाज़िह तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक अच्छे टेबल की क्या निशानियां होती हैं। जब आप एक बेहतरीन टेबल बनाएंगे, उसमें आपने क्या क्या ख्याल रखना है। सबसे पहले टाइटल कंपैटिबल विद ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव फिल कर रहे हैं इस टेबल की वजह से, वो टाइटल से ही पता चलना चाहिए। दूसरा, ये कंपेरेबल होना चाहिए। अगर हम ये दूसरे टेबल के साथ कंपेयर करें, या अगर हम विद इन कॉलम्स कंपेयर करें डेटा, ये कंपेरेबल भी होना चाहिए। आइडल साइज होना, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा होता है उसको दो टेबल्स में डिवाइड करें। कॉलम टोटल होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, रो टोटल होना चाहिए, और ओवरऑल टोटल भी इसमें मेंशन होना चाहिए। स्टब्स होनी चाहिए, यानी कि रो हेडिंग्स होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, कॉलम हेडिंग्स जिनको हम कहते हैं वो होने चाहिए। हमारे पास सिंपल, इकोनॉमिकल और अट्रैक्टिव टेबल बनना चाहिए। एब्रिविएशंस का इस्तेमाल हमें एक अच्छे टेबल में नहीं करना चाहिए, और ना ही हमने डेटा में ओवर क्राउडिंग करनी है, ठीक है, ताकि इसमें जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े वहाँ से डेटा देखते समय। अच्छा, हमारे पास जो टेबल्स है, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव या पर्पस।
किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये डेटा टेबल बनाया गया है या किस पर्पस के लिए ये डेटा बनाया गया है, ऑन द बेस ऑफ नेचर या ओरिजिनलिटी। तो ये ओरिजिनली क्या टेबल है या फिर इसको किसी और टेबल से निकाला गया है, ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज है, जो है हमारे पास सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स टेबल। अच्छा, ऑन द बेस ऑफ पर्पस या ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। इसमें हमारे पास दो चीजें आते हैं, एक आता है जनरल पर्पस टेबल जिसको हम मास्टर टेबल भी कहते हैं, और दूसरा रहता है हमारे पास स्पेशल पर्पस टेबल। ऑन द बेस ऑफ पर्पस, तो पर्पस क्या है इस टेबल का, अगर ये जनरल पर्पस के लिए बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं जनरल पर्पस टेबल, या फिर उसको हम मास्टर टेबल भी कहते हैं। तो इसका जनरल यूज होता है, आपने कोई टेबल बना दिया, इसमें आपने जनरल सारा डेटा डाल दिया, उसको हम कहेंगे जनरल टेबल या फिर मास्टर टेबल। नॉट मींट फॉर स्पेशल पर्पस, इसी किसी खास पर्पस के लिए नहीं बनाया गया। मान लीजिए आपने सेंसस का कोई डेटा जो है कलेक्ट किया, उसमें आपने कोई रिकॉर्ड डाल दिया सारे लोगों का, तो वो पूरा का पूरा उस टेबल जो आपके पास बनता है वो हमारे पास जनरल पर्पस टेबल बना है। लेकिन फॉर यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी है सेंसस की, लेकिन अगर आप जो है उसमें से खाली निकालेंगे कि इसमें हमारे पास मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, कुछ कॉलम्स जो है बाकी इसमें से ड्रॉप करते हैं, तो वो आपके पास बनता है स्पेशल पर्पस टेबल या फिर समरी टेबल, जहाँ पे आपने ऑन द बेस ऑफ जेंडर जो है टेबल एक और डिराइव किया है, डिराइव्ड फ्रॉम जनरल टेबल। ये जनरल टेबल से ही आपने डिराइव करते हैं सर्व स्पेशल पर्पस, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए आप जो है इसको बनाते हैं। यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल लाइक रेशियो परसेंटेज, हम देखते हैं मेल्स और फीमेल्स में कितना क्या रेशियो है, तो अगर ये कैलकुलेट करने के लिए एक और टेबल हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस टेबल या फिर समरी टेबल। ये डिराइव होता है जनरल टेबल से ही। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनलिटी हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है टेबल्स की। एक है हमारे पास ओरिजिनल टेबल, नाम से ही पता चलता है, नाम ही काफ़ी है। या फिर हम इसको प्राइमरी टेबल भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है डिराइव्ड टेबल या फिर सेकेंडरी टेबल। ओरिजिनल टेबल क्या होता है, जो हमारे पास ओरिजिनल टेबल है, जो डेटा कलेक्ट करते समय हमने टेबल बनाया है, वो टेबल हमारे पास होता है ओरिजिनल टेबल। मान लीजिए आपने एक टेबलर फॉर्म में जो एक फॉर्मेट ले लिया, वहाँ से आपने उस टेबलर फॉर्मेट में डेटा ऐसे ही कलेक्ट कर लिया, वो आपके पास बना ओरिजिनल टेबल। लेकिन जो ही आप घर आते हैं, आप उसमें से जो आपको कॉलम्स चाहिए, जो डेटा आपने चाहिए, वो आप उसमें से फिल्टर आउट करते हैं, तो ये आपके पास डिराइव्ड टेबल बन गया। ठीक है, डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन विच इट इज कलेक्टेड। उसी फॉर्म में अगर डेटा को प्रेजेंट किया जाए जिस तरह से हमने उसको कलेक्ट किया है, तो उसको हम कहते हैं ओरिजिनल टेबल या फिर प्राइमरी टेबल। लेकिन अगर हमने कलेक्ट करते समय डेटा कुछ और लिया है, लेकिन फिर हम उसमें से कुछ कॉलम्स फिल्टर आउट करते हैं और एक टेबल और अलग एक टेबल बनाते हैं, जिसे हम कहेंगे डिराइव्ड टेबल या फिर सेकेंडरी टेबल। एग्जाम्पल, लिमिटेड कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको सारे कॉलम्स ओरिजिनल टेबल की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ लिमिटेड कॉलम्स आपको जरूरत है, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड टेबल या फिर सेकेंडरी टेबल। अगर हम देखेंगे एक और क्लासिफिकेशन टेबल्स की, वो है ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज है, एक है सिंपल टेबल जिसको हम वन वे टेबल भी कहते हैं, डेटा प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे डेटा को ऑन द बेस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स ही जो है डिवाइड क्लासिफाई किया जाता है, जिस तरह हमने ऊपर सिंपल क्लासिफिकेशन में देखा है। देख लीजिए, ये हमारे पास है सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल टेबल। ठीक है, सिंपल टेबल में को हम कभी कभी वन वे टेबल भी कहते हैं। यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट है हमारे पास, फैकल्टीज। तो फैकल्टी, साइंस फैकल्टी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30, कॉमर्स फैकल्टी में 40 है, आर्ट्स में 60, और टोटल हमारे पास कितना बनता है। ये हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट पे ऑन द बेस ऑफ वन एट्रीब्यूट हम एक टेबल बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिंपल टेबल या फिर वन वे टेबल। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में हमारे पास एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे डेटा जो है टेबलेट किया जाता है। अगर हम ऑन द बेस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स डेटा को डेटा को टेबलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं डबल टेबल या फिर टू वे टेबल। डेटा इज टेबलेटेड ऑन द बेस ऑफ टू इंटर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हो। देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमने डेटा है कुछ, यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर्स के बिना पे डेटा को जो है टेबलेट किया है। ऑन द बेस ऑफ जेंडर, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। ऑन द बेस ऑफ फैकल्टी, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तो हमारे पास दो एट्रीब्यूट हुए, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, एक जेंडर एक फैकल्टी। तो यहाँ पे हम इस डेटा को, इस टेबल को हम कह सकते हैं टू वे टेबल या फिर हम इसको डबल टेबल कहते हैं। अगर हम इसी डेटा को ऑन द बेस ऑफ थ्री एट्रीब्यूट्स या थ्री इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड टेबलेट करें, तो इससे हम कहते हैं थ्री वे टेबल या फिर ट्रिपल टेबल या फिर ट्रेबल्स भी कहते हैं कभी कभी। देख लीजिए, ये हमारे पास डेटा है, देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फैकल्टी के बेस पे, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा हमारे पास जेंडर है, गर्ल्स एंड बॉयज़। तीसरा हमने लिया है ऑन द बेस ऑफ सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर है। ठीक है, तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हमने, जेंडर, सेमेस्टर एंड फैकल्टी। ये जो हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम कहते हैं थ्री वे टेबल या फिर हम इसको
ट्रेबल टेबल या फिर ट्रेबल्स भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मैनिफोल्ड या हायर ऑर्डर टेबल। डेटा इज टेबलेटेड ऑन द बेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम 3 से ज़ायद जो है इस्तेमाल करते हैं एट्रीब्यूट्स डेटा को टेबलेट करने के लिए, उसको हम कहते हैं मैनिफोल्ड या हायर ऑर्डर टेबल। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास फैकल्टी एक एट्रीब्यूट हुआ, ऑन द बेस ऑफ फैकल्टी हम डेटा को जो है क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेस ऑफ जो है जेंडर हम कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऑन द बेस ऑफ पीजी एंड यूजी हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम ऑन द बेस ऑफ सेमेस्टर भी हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स आए, फैकल्टी, सेमेस्टर, जेंडर एंड देन पीजी एंड यूजी, ठीक है। किस तरह की डिग्री है, तो ये आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स हुए। तो अगर हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या 4 एट्रीब्यूट्स या 3 से ज़ायद एट्रीब्यूट्स पे एक टेबल बनाते हैं, उससे हम कहते हैं मैनिफोल्ड टेबल या फिर हम उसको हायर ऑर्डर टेबल भी कहते हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि अभी मैं आपको ये खत्म कर देता, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सीखने वाली चीज़ें हैं, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। कल हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आपको लगता है इफेक्टिव हो रहा है ये जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, कुछ 20 डेज़ का मैंने आप लोगों से टाइम लिया है, तो इसमें हम MCQs भी इंक्लूड करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये रिवीजन सेशन, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसकी PDF वगैरह भी चाहिए, यहाँ जो हम कंप्यूटर्स में अपडेटेड लेक्चर्स लाते हैं, मैंने बार बार कहा है कि जो हमारे FA के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे अपडेटेड कंप्यूटर लेक्चर्स देखें, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आए हैं लास्ट जो हमारे 5-8 महीने आए हुए हैं, 8-10 महीने, तो तब से जो अपडेट्स आए हैं वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं नए लेक्चर्स में। प्लीज़ आप हमारे कंप्यूटर के लेक्चर्स भी देखें, ताकि आपके वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपका कल MCQs वगैरह कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। उस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर आपको PDFs वगैरह चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल जो है अंजुम सर क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस शेयर करें। बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प करें, ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिल जाए। आप लोगों से यही इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।